नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं भारत के भूगोल में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन भारत के भूगोल में स्टार्ट कर चुके थे भारत के भौतिक प्रदेश और हिमालय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हिमालय के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। एक बार फटाफट से सभी मेरे विद्यार्थी साथी जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल जितना पढ़ाऊंगा कंफर्म क्लास में याद होने वाला, टेंशन लेने की कतई जरूरत आपको नहीं है। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं। हिमालय के संदर्भ में हम बात कर रहे थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात चल रही थी। हिमालय के बारे में हम बात कर रहे थे और हिमालय के बारे में बात कर रहे थे कि हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, या यूं कह सकते हैं विश्व का सबसे युवा पर्वत है। बात एक की है, ठीक है। हिमालय के संदर्भ में और मैं बात कर लूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इस हिमालय की उत्पत्ति तृतीयक महाकल्प या साइनाजोइक एरा, टर्सरी काल या नवजीवी महाकल्प, इसमें इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? हिमालय की। हिमालय के संदर्भ में हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो हिमालय का पिता किसको कहा जाता है, ध्यान रखना है। हिमालय का पिता किसको कहते हैं? तो हिमालय का पिता कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो कहा जाता है अरब सागर को। हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थान किसे मानते हैं? तो टेथिस सागर को मानते हैं। टेथिस सागर, हिमालय का गर्भगृह किसको कहते हैं? टेथिस सागर को कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों इस उत्पत्ति को लेकर के दो सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक तो है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और नंबर 2 पर है आपका टेथिस भूसन्नति सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों की हम बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी हैरी हेंस और ये दिया कोबर ने। किसके द्वारा? कोबर के द्वारा। तो इसकी जो है सर्वमान्य मत जो है वो कौन सा है? सर्वमान्य, तो वो माना जाता है दोस्तों, सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है प्लेट विवर्तनिकी वाला ना। टेथिस भूसन्नति क्या है, या फिर इसके संदर्भ में भी हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा, हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं। हिमालय, हिमधन आले, बर्फ का घर। इसका अगर मैं अनुवाद करूं, हिंदी में बात करूं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हिमधन आले, हिम यानी बर्फ, आले यानी घर, बर्फ का घर। तो ये हिमालय जो है ये विश्व का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसे आप कह सकते हैं विश्व का सबसे युवा पर्वत। जबकि सबसे नवीन प्राचीन कौन सी है? अरावली है। इसकी उत्पत्ति तृतीयक महाकल्प, साइनाजोइक एरा या टर्सरी काल या नवजीवी महाकल्प में मानी जाती है, और जिसका गर्भगृह या इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? टेथिस सागर से मानी जाती है। इसलिए इसका जन्म स्थान या गर्भगृह के नाम से जो है टेथिस सागर को जानते हैं। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में मुख्यतः दो सिद्धांतों पर हमें ध्यान रखना है। पहला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और दूसरा है जो हेरेंस के द्वारा दिया गया, जो सर्वमान्य भी है, और दूसरा है टेथिस भूसन्नति सिद्धांत जो कोबर के द्वारा दिया गया। तो इन सिद्धांतों में इन्होंने क्या कहा है और किस प्रकार से जो है इसकी व्याख्या की है, उस चीज को भी अपन एक बार देखने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से।
फिर अपन देखते हैं आगे, बात करते हैं कि हमें जो है बाकी इसके बारे में क्या क्या डिटेल लेनी चाहिए। बहुत कुछ यहाँ से अपने को जानना है, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, देखे जाओ होता है क्या। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी से सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर बात करते हैं अपन आगे के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अपन यहाँ पर बात करना चाहेंगे 33 भूसन्नति सिद्धांत को लेकर के, या 33 भूसन्नति से इसकी जो उत्पत्ति हुई है उसको लेकर के हम बात करना चाहेंगे कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए बात करते हैं भूसन्नति सिद्धांत को लेकर के, और भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत कैसे हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है या फिर बताया गया है इसके तहत, उसको देखते हैं। भूसन्नति, देखो भूसन्नति की अगर मैं बात करूं, कौन सी भूसन्नति, तो 33, ध्यान रखना 33 भूसन्नति है ना, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और 33 भूसन्नति से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो बात करें पृथ्वी निर्माण काल के समय की, तो उस समय जो है पृथ्वी कुछ इस स्थिति में थी, और इस वाले भाग को, ये जो भूभाग था चारों तरफ जो है इसके यहाँ पर जल, जिसको हमने कहा पेंथालासा, और ये जो स्थल भाग था इसको नाम दिया गया पेंजिया। इसको क्या नाम दिया गया था, पेंजिया नाम दिया गया था। उसके बाद दोस्तों ये पेंजिया जो है कितने भागों में टूट जाता है, 2 भागों में टूट गया। और 2 भागों में जब ये टूट गया, पेंजिया जब 2 भागों में टूट गया, तो कुछ इस प्रकार से ये 2 भागों में जब टूट जाता है पेंजिया, ये देखिए, एक तो कौन सा हो गया, उत्तरी भाग, और दूसरा हो गया आपका दक्षिणी भाग। तो इस उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, इसको नाम दिया गया अंगारा भूमि या अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को दिया गया गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड। ठीक है। और यहाँ पर जिस सागर का निर्माण हुआ वो कौन सा था, टेथिस सागर। कौन सा सागर दोस्तों, यहाँ पर बन गया आपका टेथिस सागर। अब हुआ ये कि इधर से भी नदियां अपने अवसाद और निक्षेप ला करके कहाँ पर जमा रही है, टेथिस सागर में, और गोंडवाना लैंड से भी नदियां अपने अवसाद और निक्षेप कहाँ पर जमा रही है, गोंडवाना लैंड में, यहाँ पर ला करके जमा रही है, टेथिस सागर में ला करके जमा रही है। अब देखो, और जब दोनों ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों क्या करते हैं, दोनों वापस जो है एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। और ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों, जब ये दोनों नज़दीक आए तो इनकी जो गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड, यहाँ से नदियाँ जो अपने साथ अवसाद और निक्षेप ला करके जिन्होंने यहाँ पर इस टेथिस सागर में जमा कर दिया था, जिसको हमने 33 भूसन्नति कहा था। इस 33 भूसन्नति में अब काफ़ी मलबा जमा कर दिया गया, काफ़ी अवसाद जमा कर दिए गए। जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के अवसाद थे उनको यहाँ पर जमा कर दिया नदियों के द्वारा। अब जब ये दोनों वापस एक दूसरे की ओर बढ़े, तो दोनों वापस एक दूसरे की ओर बढ़े, तो जो बीच वाला जो मलबा था वो क्या हो गया दोस्तों, जब दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े तो बीच वाला मलबा जो है ऊपर की ओर निकल गया, और जिससे जो है किसका निर्माण होता है दोस्तों, उससे हिमालय का निर्माण। इस प्रकार से जो है हिमालय का निर्माण बताया गया है, किसके अंतर्गत, भूसन्नति सिद्धांत या 33 भूसन्नति से जो है इसका निर्माण बताया गया है कि इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। जबकि जो दूसरा सिद्धांत है कोबर का, माफी चाहूंगा, कोबर का तो भूसन्नति है। जो दूसरा सिद्धांत है आपका हैरी हेंस का, उसकी बात करें तो उन्होंने दिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या उन्होंने बताया है कि भारतीय प्लेट, कौन कौन सी प्लेट, एक तो आपकी भारतीय प्लेट, ये होगी आपकी भारतीय प्लेट, और दूसरी थी आपकी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेटों के टकराने से
ये भारतीय प्लेट जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग थी, गोंडवाना लैंड, और ये थी आपकी अंगारा लैंड। किसका भाग थी ये? तो ये अंगारा लैंड का भाग थी। ठीक है, चलिए ये भारतीय प्लेट, ये भारी प्लेट थी, भारी प्लेट, और जबकि यूरेशियन प्लेट जो है ये हल्की प्लेट थी। कैसी प्लेट थी? हल्की प्लेट। अब जब दोनों प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे की ओर गति कर रही है, ये भी इधर की ओर बढ़ रही है, ये भी इधर की ओर बढ़ रही है, और दोनों आकर के क्या करेंगी? टकराएंगी। टकराने से क्या स्थिति बनेगी दोस्तों? जो भारी वाली प्लेट थी, यानी कि जो भारतीय प्लेट थी, वो तो क्या हो जाएगी? नीचे की ओर धंस जाएंगी। इस प्रकार से प्रत्यावर्तन की स्थिति बनेगी, है ना। ये भारी प्लेट थी, यानी कि ये कौन सी प्लेट आ गई अपनी? भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। और जो हमारी यूरेशियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट में क्या हो जाता है दोस्तों? वलय की स्थिति बनती है। इस प्रकार से ये ऊपर की ओर चढ़ जाती है, और इसमें किसकी स्थिति बन जाती है? वलय की स्थिति बन जाती है इसमें। ये हमारी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो इसमें तो किसकी स्थिति बनी? वलय की, यानी कि मोड़दार घुमाव खा गया, और इसमें जो है प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन की स्थिति इसमें बनती है। तो इस प्रकार से जब दोनों आपस में ये टकराती हैं प्लेटें, और दोनों के टकराने से भारी प्लेट अंदर की ओर धंस गई और हल्की प्लेट जो है ऊपर चढ़ गई, और उसमें वलय की स्थिति बन गई। जब दोनों प्लेटें टकराती है, टकराने के बाद जो भारी प्लेट थी वो नीचे की ओर धंस गई, और हल्की प्लेट जो है ऊपर की ओर चढ़ करके उसमें क्या हो गया? वलय की स्थिति बन गई, जिससे जो है किसका निर्माण माना गया है? इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि इस प्रकार से जो है किसका निर्माण हुआ है? आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखना है, कोबर ने भूषणोन्नति सिद्धांत के अंतर्गत जो है इसका निर्माण बताया है, जबकि हैरी हेंस ने जो है प्लेट विवर्तनिकी के तहत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो है इसका निर्माण बताया है। और इसके टकराने से किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ वो भी मैंने आपके समक्ष रख दिया है, क्योंकि दोनों के टकराने से जो है कौन सा बल उत्पन्न होगा? संपीड़ित बल उत्पन्न होगा। और ऐसे में जो है जब संपीड़ित बल उत्पन्न होगा तो वलय की स्थिति बनेगी। किसकी स्थिति बनेगी? वलय की स्थिति बनेगी। ठीक है ना। तो ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों, वलय की स्थिति बनी और किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है बताया गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप खींचना चाहें तो फटाफट से खींच सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमालय के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें यहाँ से और देखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। चलिए, देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो हिमालय का विस्तार मुख्यतः हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? थोड़ा सा मैं एक बार भारत का मैप बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छे से अपने समझ में आ जाए आप सभी लोगों के भी, और बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये हमारा भारत, चलिए देखिए, इसके संदर्भ में अपन अगर बात करें, हिमालय के संदर्भ में बात करें तो हिमालय का विस्तार जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों? हिमालय का विस्तार आपको मिलेगा यहाँ पर। ये इस प्रकार से हिमालय का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर जो है आपको हिमालय का विस्तार मुख्यतः देखने को मिलेगा, जिसमें इस प्रकार से कुछ श्रृंखलाएं यहाँ से गुजरती हैं, और जिसको हम भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें, थोड़ा सा ये नीचे से गुजरती है, तो ध्यान रखें इसका। ये यहाँ से, और ये भी थोड़ा सा नीचे से गुजरती है। बाकी जो है अपना ट्रांस हिमालय वाला अधिकतर भाग जो है वो उसी के अंतर्गत आता है। किसके? तिब्बत के अंतर्गत ये आता है। तो हिमालय में मतलब हिमालय का विस्तार जो है लगभग इस वाले बेल्ट में मुख्यतः ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है अक्षमोड़ीय संघ में जो है यहाँ पर घूम जाता है हिमालय, और जिसको हम पूर्वोत्तर पहाड़ियों के रूप में जानते हैं या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हिमालय का विस्तार है। और इस हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है?
तो यहाँ से ये फैला हुआ है और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये यहाँ से बोले तो ये नामचा बरवा, नामचा बरवा जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से लेकर के, नंगा पर्वत से लेकर के, कहाँ से, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख। तो नंगा पर्वत लद्दाख से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक ये विस्तृत है। कहाँ से दोस्तों, तो ध्यान रखना है, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा, नामचा बरवा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई है दोस्तों 2400 किलोमीटर। कितनी है इसकी, 2400 किलोमीटर। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर है। अब इसकी जो है यहाँ पर पूर्व में थोड़ी लंबाई चौड़ाई कम है, यहाँ पर इस हिमालय की क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हिमालय की चौड़ाई आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर चौड़ाई कम है, जबकि इस वाले बेल्ट में जो है हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है। यानी कि ये पूर्व है और ये आप कह सकते हैं पश्चिमी है ना। तो हिमालय की बात करें तो हिमालय की पूर्व में चौड़ाई कितनी है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है, पश्चिम। तो पूर्व में दोस्तों इसकी चौड़ाई, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, पूर्व की बात करूँ तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर है। कितनी है, 150 किलोमीटर है, सॉरी माफी चाहूँगा, 160 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम में हम बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर, इस वाले बेल्ट में जो है इसकी ज़्यादा चौड़ाई है। किसकी, तो आपके हिमालय की। लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई की हम बात करें तो चौड़ाई पूर्व में अलग है और पश्चिम में अलग है, यानी कि पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है कम है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है हिमालय की चौड़ाई, क्योंकि हिमालय का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो इधर वाले बेल्ट में है। और फिर इस प्रकार से जो है यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई कम है इसकी। और कितनी है चौड़ाई, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 60 किलोमीटर। और इधर जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, कितनी है, 400 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 400 किलोमीटर। जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई दोस्तों, औसत ऊंचाई जो है इसकी वो है आपकी 6000 मीटर। कितनी है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, किसकी, हिमालय की। तो इसको थोड़ा सा अपन आगे इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम बात कर लें तो हिमालय हमारा जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है उसको लेकर के हम अभी बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। तो दोस्तों हिमालय का विस्तार जो है ये नंगा पर्वत पाकिस्तान लद्दाख से लेकर के नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर, लगभग 22 देशांतरों में, कितने देशांतरों में, 22 देशांतरों में जो है इसका विस्तार है। हिमालय का विस्तार लगभग 22 देशांतरों में 2400 किलोमीटर लंबा ये फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई पूर्व में कम है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो पूर्व में कितनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर 160 किलोमीटर है। और पश्चिम में कितनी है, तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं जम्मू कश्मीर की या फिर लद्दाख की, तो यहां पर जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, वह है 6000 मीटर, किलोमीटर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। जो ये हमारा हिमालय वाला भाग है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है या इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो है हम वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। जैसे एक कर सकते हैं हम नदियों के आधार पर, जिसे हम प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, एक कर सकते हैं हम इसका भौगोलिक विभाजन। तो दो प्रकार से हम इसको बांट कर पढ़ सकते हैं। तो आइए और बांट करके इसको पढ़ते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फटाफट से, फिर इसका विभाजन करते हैं और आगे की बातें अपन करना शुरू करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे, चलो आओ भाई। अब इसका करते हैं अपन प्रादेशिक, सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ते हैं इसका, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। तो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण क्या होगा देखते हैं।
हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण कितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो इसको बांट सकते हैं हम। नंबर 1 पर आ जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा आ जाएगा? ट्रांस हिमालय। नंबर 2 पर मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा महान हिमालय। और नंबर 3 पर अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका आ जाएगा लघु हिमालय। और नंबर 4 पर हम बात करें तो दोस्तों आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। उसके बाद अपन इसका प्रादेशिक वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये क्या है? तो दोस्तों अभी अभी हमने हिमालय के संदर्भ में बात की है। थोड़ा सा मैप बनाकर फिर मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो हिमालय है, हिमालय के विस्तार के संदर्भ में अपन थोड़ा सा चर्चा करें, थोड़ी सी बात करें तो इसका विस्तार जो है भारत में इसके विस्तार के बारे में हम बात करें तो ये भौगोलिक वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जोस्कर है ना। तो यहाँ पर इस ट्रांस हिमालय का भाग जो है यहाँ पर फैला हुआ है, मतलब 4 श्रृंखलाओं के रूप में है। उसके बाद में जो है ये है आपके सर्वोच्च हिमालय वाला भाग, जो कुछ भाग उसका नेपाल में है। उसके बाद में है आपका ये लघु हिमालय, और उसके बाद में है आपका जो है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है। तो इस ट्रांस हिमालय को जो है हम पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय भी इसको कहा जाता है। और इसी हिमालय को मेरे दोस्तों तिब्बत हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? तिब्बत हिमालय। उसके बाद बात करें सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय की, तो ये हिमालय का सबसे ऊंचा वाला भाग है। मतलब इन चारों में सबसे ऊंचा भाग जो है वो महान हिमालय है। तो इस कारण से इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय। और ये सबसे ऊंचा होने के कारण दोस्तों इसकी चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, इस कारण से इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है, ध्यान रखना है। और इसी को ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जब अपन अलग अलग को पढ़ेंगे तब इनके नामों की भी चर्चा मैं कर लूंगा वहां पर। यहाँ पर जो हमें ध्यान में रखनी है, अब इनमें सबसे नवीन यानी कि सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ, सबसे प्राचीन कह दो, या फिर यूं कह दो कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? तो ट्रांस हिमालय का हुआ। उसके बाद में महान हिमालय का हुआ, उसके बाद में लघु हिमालय का हुआ, उसके बाद में शिवालिक हिमालय का हुआ। मतलब सबसे नवीन है ये। सबसे नवीन कौन सा है? तो सबसे नवीन वो है आपका शिवालिक। सबसे नवीन कौन सा है भाई? वो है आपका शिवालिक। तो क्यों ना इसमें से अपन एक एक को लेकर के बात कर लेते हैं, एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो करते हैं, आइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ठोकिएगा, फिर एक एक को उठाते हैं और रगड़ते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में से किसी एक के बारे में बात करते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं और चलते हैं आगे, बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। चलिए, चारों में से एक को उठा लेते हैं और वो है हमारा ट्रांस हिमालय। आइए, ट्रांस हिमालय
देखो, ट्रांस हिमालय का विस्तार सर्वाधिक तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, हिमालय भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को 33 हिमालय भी कहा जाता है। इसी को पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय भी कहते हैं। और ये मैंने अभी अभी बताया है कि हिमालय का सबसे पहले निर्मित जो भाग है वो कौन सा है? ट्रांस वाला भाग है। और हिमालय का सबसे उत्तरी जो भाग है वो भी कौन सा है? ट्रांस वाला ही है। तो ट्रांस हिमालय में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कुछ चोटियां स्थित है, उनको लेकर के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो इसके संदर्भ में एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, और वो ट्रिक क्या है? कैलाश का कालजा ट्रांसफर। देखो क्या होगा? कैलाश से हो जाएगा आपका कैलाश पर्वत। कैलाश से क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वत। ये का रहेगा साइलेंट, और का से हो जाएगा काराकोरम। ले से हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। जा से हो जाएगा जॉस्कर। और ट्रांस पर यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर ट्रांस हिमालय की। तो देखिएगा यहां पर सबसे ऊपर ये हो गई आपकी काराकोरम, फिर आ गई आपकी लद्दाख, फिर आ गई आपकी जॉस्कर, और कैलाश पर्वत का जो है विस्तार आपको यहां पर मिलेगा। कहां पर? तिब्बत में। यानी कि ये कैलाश पर्वत, काराकोरम और जॉस्कर का विस्तार तो यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन सॉरी माफी चाहूँगा, कैलाश पर्वत का नहीं, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर का। लेकिन जो आपका कैलाश पर्वत है इसका विस्तार कहाँ पर है मुख्यतया? तो इसका विस्तार मुख्यतया आपको मिलेगा, वो मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों तिब्बत में। कहाँ पर मिलेगा? तिब्बत में। ठीक है, यहीं पर इसी में एक चोटी भी स्थित है, और उस चोटी की बात करें यहाँ पर, चोटी का नाम क्या है? केटू है। चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो चोटी का नाम है केटू, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके में स्थित है। पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। 8,611 मीटर ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी पीओके में, सॉरी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, जिसको लेकर के भी जो है हम चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ से जो है सबसे ऊंची के संदर्भ में कभी कभी पूछा जाता है पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसके संदर्भ में हमारा जो है आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से समझना, ट्रांस हिमालय की हम बात कर रहे हैं। ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रृंखला है या सबसे उत्तरी भाग है। इस ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार या सर्वाधिक विस्तार आपको तिब्बत में मिलेगा, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसी ट्रांस हिमालय को 33 हिमालय भी कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। बात करें तो इस ट्रांस हिमालय में स्थित कुछ श्रेणियां हैं, और वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो ट्रांस हिमालय में स्थित श्रेणियों की बात करें तो दोस्तों छोटी सी ट्रिक मैंने आपके समक्ष रखी है। कैलाश का कालजा ट्रांसफर। कैलाश का मतलब हो जाएगा कैलाश पर्वत, का रहेगा साइलेंट, का से हो जाएगा काराकोरम, ले से हो जाएगा लद्दाख, ज से हो जाएगा जॉस्कर, और ट्रांसफर से हो जाएगा मतलब हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। तो इनका विस्तार जो है मुख्यतः, या फिर ये जो है कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और इनका क्रम कई बार पूछा जाता है, तो ये सेम क्रम भी यही है, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी क्रम इनका आएगा, उनको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे और क्या चीज़ हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए, उसको लेकर के जो है हम चर्चा कर लेते हैं। फटाफट से एक बार यहाँ से सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं कि और क्या चीज़ हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारे के सारे जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं,
और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। सुन लिया ना, लाइक करके शेयर भी कर देना फटाफट से सभी विद्यार्थी। चलिए आगे चले तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका ट्रांस हिमालय है, इसी ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और ट्रांस हिमालय में भी कहां पर, तो ट्रांस हिमालय में यहां पर ये श्रेणी है काराकोरम, है ना। तो ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी कौन सी है, तो श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी की मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। एशिया की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, काराकोरम को। इस काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है K2, या आप कह सकते हैं गॉडविन आस्टीज, K2 या गॉडविन आस्टीज। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस चोटी की ऊंचाई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है 8611 मीटर। चोटी कहां पर स्थित है, तो ये चोटी आपकी पीओके में है। पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहां पर है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में इस चोटी जो है स्थित है। यहां पर ये वाला हिस्सा मैंने आपको पहले बता रखा है पीओके है, और ये सीमा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वास्तविक रेखा, है ना। तो ये इस चोटी जो है यहाँ पर स्थित है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो उसका नाम है K2, जिसे अपन गॉडविन आस्टीन भी कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और प्यारे विद्यार्थियों ये स्थित कहाँ पर है, तो ये पीओके में है। कहाँ पर है, पीओके में। पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर। हमारा जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ट्रांस हिमालय एक प्रकार से सर्वोच्च हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस कारण इसको जो है बर्फीले मरुस्थल की भी संज्ञा दी गई है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है और बर्फीला मरुस्थल इसको क्यों कहा गया है, इसको लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार यार फटाफट से क्लास को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से ले लो। फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं। चलिए, ले लिया होगा दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकूंगा, उसके बाद बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कैसी आपको मेरी क्लास लगी, वीडियो का कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।